तो अभी हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करने वाले। ओके, अभी हम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। या सो आपने केमिस्ट्री थोड़ा 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है ना? यस मैम। तो अभी हमने फिजिक्स पढ़ा, तो केमिस्ट्री में क्या फर्क है? केमिस्ट्री में मेनली क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? मैम स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स, ओके। और केमिकल्स, मैम केमिकल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स, करेक्ट। एंड रिएक्शंस, राइट? यस मैम। 10th में आपने रिएक्शंस भी पढ़े होंगे। यस मैम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस मैम। है ना? और मैम पीरियोडिक टेबल्स। पीरियोडिक टेबल्स, ओके। यस मैम। तो पीरियोडिक टेबल में किसके बारे में पढ़ते हैं? क्या होते हैं उसमें? मैम एटम्स के बारे में। एटम्स के बारे में, करेक्ट, है ना? तो यस मैम। मेनली एटम क्या है फिर? अब अगर मैम हम थोड़ा बेस, हाँ, यस मैम। व्हाट इज एन एटम अगर डिफाइन करें तो? थोड़ा आपके 9th-10th में था शायद एटम। आप अपनी नॉलेज से बताओ, क्या समझते हो आप एटम से? तो एटम्स हमने बोला, तो एटम से आप क्या समझते हो जो भी आपने पढ़ा है? मैम एटम्स मैम बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने बोला स्मॉलेस्ट। या फिर हम थोड़ा इसको प्रॉपर डेफिनेशन में देखें तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर भी बोल देते हैं, कि मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक किधर से शुरू करते हैं? अगर आपको बोला जाए इस घर का ब्लॉक क्या है, फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो वो क्या होते हैं? ब्रिक्स होते हैं ना। यस मैम। तो ऐसे ही जो भी हमारे अराउंड एलिमेंट्स हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते हैं बेसिकली, है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो इन ये यस मैम। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट तो हमने नाम दे दिया है, पर ये बने किससे होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है? तो यस मैम। अभी जैसे हमने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, है ना? तो जैसे सबसे पहले जब भी जो साइंटिस्ट में जिसने, हेलो, आपको आ रही है ना ऑडियो? यस मैम। हाँ, आपका ऑडियो मुझे लैग क्यों कर रहा है? मैम आपका ऑडियो तो मैम हमें क्लियर आ रहा है। नहीं, आपका मुझे लैग हो रहा है, मतलब आप बोल रहे हो, मुझे थोड़ी देर बाद सुनाई दे रहा है, या थोड़ा नॉइज भी आ रहा है शायद। नाउ इट्स ओके मैम। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ओके मैम। ओके, तो सबसे पहले जो थे ना, डॉल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे बोला कि ये जो डेफिनेशन है, atom is the smallest unit of matter, it is indivisible, ठीक है? लेकिन बाद में देखा गया, जैसे आपने 9th में भी पढ़ा होगा, कि एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ, एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के अंदर और क्या होता है? 9th क्लास में था शायद आपके। मैम एटम इलेक्ट्रॉन। किससे बना होता है? हाँ, मैम मैटर से, मैम मतलब एलिमेंट मैटर। मैटर्स तो एटम से बना होता है। यस मैटर मैम। तो कोई भी सब्सटेंस जो हमारे आसपास है। यस मैम। एटम के अंदर क्या होते हैं? थोड़ा मैम याद आ रहा है आपको? एटम, इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स। यस मैम। तो पहले जब भी डॉल्टन ने ये थ्योरी दी थी ना, स्मॉलेस्ट वाला, तभी ये डिस्कवर नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उस ये थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि एटम से छोटा और इनडिविजिबल अब कुछ हो ही नहीं सकता, उसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर बाद में इनकी डिस्कवरी हुई, तो फिर ये थ्योरी को उसका अमेंड किया गया, उसको करेक्ट किया गया, ठीक है? तो अभी हम लोग अगर देखें तो एटम हमने क्या देखा? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, जो भी ऑल द मैटर दैट सराउंड्स अस, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है एटम, ठीक है? और एटम
का जो है इसका साइज हम लोगों ने, जैसे पहले ये था कि इंडिविजिबल है, बिल्कुल ही पॉइंट पार्टिकल है, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया इसका ऑलमोस्ट साइज जो है एटम का वो नैनोमीटर्स में होता है। आपने नैनोमीटर्स पढ़ा है, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर्स। 10⁻⁻⁹ को हम एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। जैसे 10⁻⁻³ को हम लोग मिली बोलते हैं ना। अगर 10⁻⁻³ मीटर है तो उसको मिलीमीटर बोलते हैं, राइट? यस मैम। तो 10⁻⁻³ मिली होता है, 10⁻³ किलो होता है ना? यस मैम, वो ऐसे जीरो ही, के हिसाब से हो गया। हाँ, जीरो के हिसाब से हो गया, मतलब पावर्स। तो ऐसे ही 10⁻⁻⁹ को 9 से आप याद रखो, इसको नैनो बोलते हैं। ये स्मॉल यूनिट होती है, -9 नॉट +9, ठीक है? ये बहुत छोटा नंबर है, 10⁻⁹ मीटर। इसी को हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। समझ मैम लो? 10⁻⁹ हाँ, मतलब 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है? ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है जो एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज करते हैं, जो एस्ट्रो पढ़ते हैं, वो होती है 10⁻⁻10 मीटर्स। फिजिक्स में ज्यादा यूज होती है ये एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो नैनोमीटर जो है ये होता है ऑलमोस्ट इस साइज का हमारा एटम होता है, लगभग। एग्जैक्ट ये नहीं, किसी का ऐसे होगा 5.2 इंटू 10⁻⁹, किसी का 3 पॉइंट कुछ, पर ऑर्डर यही होता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है? ओके मैम। तो वो हो गया। अब जैसे एटम्स तो है, लेकिन बात ये आती है कि हमारे आसपास तो सारा मैटर ही है ना? लेकिन एटम एग्जिस्टेंस की बात आती है कि वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं अभी एटम्स। अच्छा, आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जो गैस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ऑक्सीजन का सिंबल पता है आपको? O होता है। O2, यस मैम। अच्छा, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, खाली O नहीं होता ना? नो मैम, क्यों? क्योंकि मैम ये दो बॉन्ड से बनता है मैम O2। हाँ, बॉन्ड तो बनता है, ये खाली O क्यों नहीं मिलता हमें? तो इसको हम एटम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, O2 को? मैम ये गैसियस स्टेट है। हाँ, एक तरीके स्टेट तो गैसियस है, लेकिन से। इसको एटम बोला जाएगा, ऑक्सीजन एटम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? तो ये O2 की फॉर्म में इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये उसकी नेचर है। कुछ ऐसे, क्योंकि थोड़ा अगर आपने पढ़ा हो तो कुछ ऐसे एटम्स हैं जो अकेले रहने से वो देखते हैं अगर मैं बॉन्ड O2 बना लूं, बॉन्ड की तरह रहूं, तो मैं ज्यादा स्टेबल रहूंगा, ठीक है? कुछ यस होते हैं, मैम। सारे नहीं। जैसे कुछ एटम्स है, सल्फर है, क्लोरीन है, वो हमें खाली फॉर्म में मिलेंगे, खाली क्लोरीन खाली सल्फर मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी यूजुअली H2 ऐसे फॉर्म में। तो मैम ये आई थिंक क्योंकि नाइट्रोजन भी N2 होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसमें मैं N2 ही लिखता हूँ, नाइट्रोजन को भी N नहीं लिखता है। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में जरूरी तो नहीं होता। नाइट्रोजन गैस खाली एक तो वो बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में भी बोल रहे हो आप? यस मैम। हो सकता है, ठीक है? तो यस मैम। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो कंबाइंड फॉर्म में करते हैं। तो इसको इसमें ये किससे बना है? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस मैम। तो इसको एटम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, यस मैम। ठीक है? तो जब भी एक या ज्यादा एटम से मिलके हमारा कंबाइन होके कोई एंटिटी बनती है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, या तो 2 या 2 से ज्यादा, that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces.
हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं, बॉन्ड्स, लेकिन वो बॉन्ड्स भी कैसे साथ में आते हैं, क्योंकि कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इनको आपस में बाइंड करती है। ठीक है, अब जो है Yes. हमारा मॉलिक्यूल या तो सिंगल एटम का हो सकता है, जैसे O2 और O3 है। O3 ये क्या होता है, ये ओजोन है, ओजोन गैस है ना जो हमारी, उसका सिंबल O3 है। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन गैस हम लोग ब्रीथ करते हैं उसका सिंबल O2 है। ठीक है, Yes, ma'am. तो atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules. ठीक है, तो जैसे ये O2 और O3 है, ये सेम एटम से बने हैं, ऑक्सीजन से, दोनों। लेकिन अगर हम CO2 देखें तो CO2 इज मेड अप ऑफ, इसमें कार्बन के कितने एटम्स हैं? Ma'am, one. One atom of carbon and two atoms of Oxygen. oxygen. ऐसे ही H2O किसका फॉर्मूला है ये? Ma'am, water. वाटर का। तो Yes, इसमें ma'am. दो H एटम्स और जो है Yes, ma'am. वन ऑक्सीजन एटम। Yes, ma'am. तो यानी कि हमने क्या देखा कि जो मॉलिक्यूल है और ये अमोनिया है। ठीक है, तो हमारे मॉलिक्यूल सिंगल से भी बन सकता है और मोर देन वन एटम से भी मिलके बन सकता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल तो हमेशा ही मोर देन वन एटम होता है, लेकिन वो एटम एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अभी कोई डाउट है यहाँ तक? अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है एटॉमिक मास का। ठीक है, तो एटॉमिक मास बेसिकली जैसे मैंने बताया ना, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी शुरुआत में फॉर्मुलेट करी थी, तो उसके थ्रू ये एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट उसने डेवलप किया था। तो इसमें ये बेसिकली हमें क्यों लेना पड़ा, जैसे पहले ना ऐसा था, हमारे पास कोई मेथड नहीं था कि हम एटम, इंडिविजुअल एटम के ना, क्योंकि हमें कई एक्सपेरिमेंट्स के लिए या केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें मास ऑफ एटम्स, एक सिंगल एटम का हमें मास ऑफ एटम को मेजर करना होता था। तो उसका हमारे पास कोई तरीका था नहीं कि सिंगल एटम का एब्सोल्यूट मास निकाल पाऊं, कि अगर नाइट्रोजन है तो बताओ ये नाइट्रोजन का जो एक एटम है उसका क्या मास होता है। ठीक है, तो अभी डाल्टन ने उसके लिए, जैसे हम लोगों ने फिजिक्स में देखा ना, यूनिट्स थी। अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए, उसने बोला कि इंडिविजुअल एटम का तो हम लोग मास एब्सोल्यूट नहीं मेजर कर सकते, मान लो, तो ऐसा करते हैं कि रिलेटिव मास हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो आप, हम लोग अभी लेते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, तो अभी तो हमारे पास यूनिट्स है कि 1 kg दे दो, 1 ग्राम दे दो, या जो भी दे दो, हमारे पास केजी और ग्राम यूनिट है ना फ्रूट्स या जो भी हम सामान लाते हैं उसको मेजर करने के लिए। Yes, ma'am. मान लो ये यूनिट्स हमारे पास नहीं होती तो कितना मुश्किल हो जाता, हम कैसे लेते? Yes, हमें ma'am. मान लो 1 kg एप्पल्स लेने हैं, तो हम 1 kg भी नहीं, हम कैसे बोलते हैं, हमारा मतलब कम्युनिकेशन हमारा डेली लाइफ का कितना मुश्किल हो जाता। Yes, तो मान लो उस समय केजी और ग्राम ये नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक तरीका हम क्या कर सकते थे कि जैसे एक बड़ा एप्पल ले लिया, जैसे एक फ्रूट सेलर है ना, उसको मान लो फ्रूट सेल करने हैं, अब उसको हर बारी सेल करने में ये दिक्कत हो रही है कि मैं कस्टमर को किस हिसाब से दूं तोल के, वो हम किस यूनिट में बात करें। तो वो क्या डिसाइड करता है कि जैसे एक एप्पल ले लिया और इसके मैं ना 12 पार्ट्स कर देता हूँ, मान लो जैसे इसके किसी तरह भी हम लोग जो भी है इसके 12 पार्ट्स कर दिए, इक्वल पार्ट, समझ आ रहा है? yes, ma'am. तो वो क्या करेगा, जैसे इसका एक पीस उठाएगा और इसको वो डिफाइन कर देगा कि ये 1 FMU है, मतलब फ्रूट मास यूनिट, उसने डिफाइन कर दी। ठीक है, कि उसको मेजरमेंट में आसानी हो। अब वो क्या करेगा, ये फिक्स हो गया, उसने
ये मेजर कर लिया इसको, जैसे हम लोगों ने मीटर फिक्स करा हुआ है ना स्टैंडर्ड में, 1 मीटर हर स्केल में फिक्स्ड होता है ना। तो मान लो उस समय ऐसा केजी ग्राम कुछ नहीं था, तो उसने मान लो एक पीस लिया, उसको बोला 1 FMU है, और बोल दिया सबको कि FMU यूनिट में अभी से हम लोग डील करेंगे। तो जैसे कस्टमर आया, उन्होंने बोला मुझे 2 FMU ग्रेप्स दे दो मान लो, या टोमेटोज दे दो, कुछ भी दे दो। तो जैसे हमारा बैलेंस होता है, बैलेंस बीम जो भी तराजू, उस पे वो क्या करेगा, उसने 2 FMU बोला है। तो जैसे अभी हम वो बैलेंस रखते हैं ना बट्टे वगैरह तराजे, तो वो क्या करेगा, इसके 2 पीस एक साइड रख देगा, क्योंकि 2 FMU चाहिए, समझ रहे हो। यस और मैम। यहाँ पे फिर ग्रेप्स को बैलेंस करेगा। तो ये उसने यूनिट इन्वेंट करी सो दैट हमारा डेली डीलिंग जो है वो आसान हो जाए। अदरवाइज कैसे कम्युनिकेट करेंगे कितना चाहिए। तो उसने 1 FMU को कैसे डिफाइन करा, 1/12 ऑफ 1/12 द of apple. पीस ऑफ होल एप्पल, होल एप्पल, है ना। समझ आ रहा है इतना आपको। यस मैम। तो ये फिर उसने बोला हम FMU में ही डील करेंगे। तो ऐसे ही जब भी हमारा उसकी बात आती है एटम्स की, तो फिर अब इंटरनेशनली सोचा कि कैसे करें, एब्सोल्यूट नहीं पता, रिलेटिव में भी किसका ले, क्यों कौन से एटम का हम लोग ले। अब ये होता है मास, आपको पता है हमेशा पॉइंट में होगा, कुछ किसी का 1 2 3 कुछ ऐसे ग्राम होगा, किसी का कुछ ग्राम होगा। तो प्रॉब्लम ये आई थी कि हम कैसे इस एक यूनिट ऐसे इन्वेंट करें जिसको डिफाइन करने में हमारा एम ये था कि ज्यादातर हमें ना जो एटॉमिक मासेस है, एटॉमिक मास एक ऐसी यूनिट हम लोग डिफाइन करें उसको ऐसी यूनिट में कि हमारे पास ज्यादातर इंटीजर्स आए, कि जब हम 1/12 ले तो हमारे पास इंटीजर्स आए नंबर में। अब इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ। तो उन्होंने ना कई ट्राई किए, तो फाइनली में उन्होंने देखा कार्बन 12, आपको आइसोटोप्स पता है ना। यस मैम। तो सेम मास कार्बन लेवल। के कई आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट बनता है और एक 12, तो 12 वाला जो है C12 जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये AMU एटॉमिक मास यूनिट को 1/12 ऑफ C12 का जो मास है, C12 का जो भी मास है कुछ होगा, हम ये मान रहे हैं कि उसके मास का 1/12 जो है ये 1 AMU है, और इसको डिनोट हम U से करते हैं, सिंपल AMU करो या U से। तो ऐसे इसको डिफाइन कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि जब हमने कई एटम्स के एटॉमिक मासेस निकाले एलिमेंट्स के, तो आप देख रहे हो ये टेबल। यस मैम। तो इसमें देख रहे हो आप ये फिर एटॉमिक मासेस निकाले, तो देखा गया कि ज्यादातर, एक क्लोरीन के केस में 35.5 आ रहा है, वो भी एग्जैक्ट है, ज्यादातर दे हैव टर्न्ड आउट टू बी इंटीजर्स। देख रहे हो आप। यस मैम। तो मतलब ऐसा नहीं है पहली बारी में उनको कार्बन मिल गया होगा, उन्होंने कार्बन के साथ कईयों के साथ ट्राई किया और देखा कि मैक्सिमम हमें जहाँ पे इंटीजर वैल्यूज मिल रही है, क्योंकि इंटीजर में डील करना आसान है ना। अगर मान लो बजाय इसके आपकी ऐसी वैल्यूज आए 32.133 एंड 42.106, तो कितना मुश्किल हो जाएगा डील करना, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर इसको ऐसे डिफाइन किया। आपको समझ आया AMU क्या है। यस मैम। One atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of atom of carbon 12। ये आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया, बेसिकली आपको आगे कैलकुलेट करना है, और ये जो वैल्यूज है ना टेबल में, ये आपको
थोड़े एलिमेंट्स की तो याद ही होनी चाहिए, इनकी तो याद होनी चाहिए जो यस ये मैम, है। इन सब की तो मैम याद है, याद है? पहले एटॉमिक से याद। नंबर नहीं है ये, एटॉमिक मास है, ठीक है। यस मैम, यस मैम, मैम एग्जैक्टली हाँ, मैम, कुछ कुछ तो ऐसा ही है जिनका एटॉमिक नंबर डबल का है, डबल है। राइट राइट, यस वेरी मैम, गुड। बस मैम तो फिर फ्लोराइड छोड़ कुछ के कुछ है जिनमें अलग है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, लेकिन 11 होता 23 है, है, बट मैम 23। यस मैम। हाँ, ठीक है, चलो आपको याद है तो अच्छी बात है। तो इसके बाद अब बात आती है, तो ये तो एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, और इसकी यूनिट ग्राम नहीं है, इसकी यूनिट यू है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है। यस मैम। हाँ, उसके बाद अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। तो अभी हमने जैसे एटम का देखा, तो अगर मॉलिक्यूल बनेंगे तो मॉलिक्यूल का सबका एटॉमिक मास को मिला के जो हम बनाएंगे वो हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मैम, मॉलिक्यूल, हाँ मैम मुझे पूछना है, जैसे आपने बताया 1/12 ऑफ कार्बन, 12 हाँ जी, कार्बन, मैम हाँ, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट उन्होंने करा है ना, हम नहीं कर सकते, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंटली करा है, अच्छा तभी अच्छा अच्छा, आपको वैल्यूज यस दी। यस यस मैम, ओके मैम, हाँ, वो उन्होंने अपने यू में, एक्सपेरिमेंट में करा है। हाँ यू में जो आपको वैल्यूज दी है ना, वो आपको लर्न करनी है, वो एटॉमिक मास उन्होंने दे दिया। जैसे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर उन्होंने निकाले, हम थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं घर में कि जैसे कितने आपको नंबर उनकी ऑफ थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। थी। यस मैम, उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट निकाला था। राइट, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट लगा, और वो भी कितने एटम्स देखे होंगे। फिर देखा कि कार्बन के साथ जब का 1/12 जब ले रहे हैं ना, तो हमें इंटीजर्स मिल रहे हैं, और वो भी ये देखना था कि 1/12 ही ले या क्या ले। तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी टफ, वेरी एग्जॉस्टिंग एक्सपेरिमेंट। यस समझ रहे हो आप? हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, जैसे हमारे पास है मान लो H2O है, तो ये मॉलिक्यूल है। तो यस मैम। मॉलिक्यूलर मास में क्या करेंगे हम, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H2O है, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 U। यस मैम। तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है ना। यस मैम, 16 होता है ऑक्सीजन का। तो ये हो गया 18 ग्राम, नहीं यू, ठीक है, यस मैम। मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसको भी यू में हम लोगों ने, तो इसमें आप मुझे एक न्यूमेरिकल करके दिखाओ। मॉलिक्यूलर मास इसका वाटर का तो हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, यस मैम। ये इसका मुझे करके दिखाओ। ये HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, कितना आएगा? मैम 63 U। हाँ, ठीक है। CO2 का? मैम CO2 का मैम 44। हाँ, ठीक है, तो आपको समझ आ गया मॉलिक्यूलर मास, यस ठीक मैम। है। अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है। तो मोल कॉन्सेप्ट में अभी हमने देखा कि मास, हमें AMU क्यों डिफाइन करने की जरूरत पड़ी, हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए था जो हमें मास भी दे दे इसी उसके टर्म में, और हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट नंबर्स दे दे, जैसे ये है। अब लेकिन फिर भी देखा, ये तो कुछ है, कुछ और होंगे, फिर भी आप देखते हो मास में डील करना रिलेटिवली कम्बरसम होता है कंपेयर टू नंबर्स। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें, आप जानते हो डजन, जैसे 1 डजन क्या होता है, मैम 12। 12 इन नंबर ऑफ एनीथिंग, है यस ना। मैम। ऐसा तो नहीं है अगर संतरे लेने जाएंगे उसके डजन में कुछ और आएगा, और केले लेने जाएंगे उसमें डजन में कुछ और आएगा। सेम होगा। समझ रहे हो आप? तो यस मैम। 1 डजन, तो कंपैरेटिवली डजन में डील करना आसान है कंपेयर टू केजी और ग्राम जो मास है कि नहीं? यस मैम। किसी का भी 1 डजन बोलो फिक्स्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी हम एटॉमिक की बात करते हैं ना, एटॉमिक मास में, तो एटॉमिक मास के साथ भी काम किया थोड़े टाइम, लेकिन लगा कि अभी कुछ ऐसा हम लोग एक और यूनिट लाए जिसमें हमें, ठीक है AMU तो हमारे पास है ही, लेकिन अगर हमें कभी नंबर्स
के साथ डील करना पड़े, तो हमें ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जहाँ पे नंबर्स फिक्स्ड हो हर क्वांटिटी के लिए। जैसे डजन हमने डिफाइन करा, किसी भी चीज का आप डजन लोगे तो आपको 12 ही मिलेगी वो क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे ही मोल का फिर एक यूनिट डिफाइन करी गई, मोल। जैसे ऊपर एएमयू डिफाइन किया, फिर मोल डिफाइन किया। अच्छा, क्या है मोल को, ये डिफाइन करते हैं जो इंटरनेशनली सिस्टम हमारा असाइन होता है ना, वो लोग इसको डिसाइड करते हैं कि क्या कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंटली हर जगह से वेरीफाई करके। तो फिर मोल को डिफाइन किया गया, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स these many 6.022 into 10 to the power 6.022 तक आप ले लो तो चलता है, इतना ही लेते हैं, ये पूरा वैल्यू दे दिया है, into 10 to the power 23 elementary entities। जैसे डजन में 12 था ना, जैसे डजन को डिफाइन करा कि 1 डजन विल बी 12 इन नंबर ऑफ एनीथिंग, एनी एंटिटी, कोई भी चीज का 12 जो नंबर होगा उसको डजन डिफाइन कर दिया। ऐसे ही 1 मोल को हमने डिफाइन करा, 1 मोल ऑफ एनीथिंग विल बी 6.022 into 10 to the power 23। इट इज अ ह्यूज नंबर है ना, नंबर ऑफ एटम्स हो, एंटिटीज, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कोई भी एंटिटी हो, अगर 1 मोल ऑफ उस चीज का मैं 1 मोल बोल रही हूँ तो उसमें इतने होंगे। अगर मैं 1 मोल ऑफ एटम बोल रही हूँ तो उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ, अगर मान लो 1 मोल ऑफ कार्बन मैं बोलती हूँ, वो बोल रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है, ये फिक्स कर दिया हमने। तो ये फिक्स कैसे हो गया कि 1 मोल ऑफ कार्बन में भी, अच्छा इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ये वाला जो है, ठीक है, इसको Na से डिनोट किया जाता है। तो इसमें फायदा क्या हो गया कि 1 मोल ऑफ C में भी आपके Na एटम्स ऑफ C होंगे, और 1 मोल ऑफ, अगर मान लो नाइट्रोजन ले रही हूँ तो उसमें भी Na एटम्स ही होंगे, बट वो एटम्स N के होंगे, नाइट्रोजन के होंगे। जैसे अगर आप संतरा लोगे तो उसमें अगर 1 डजन ऑरेंजेस बोलते हैं तो उसमें 12 ऑरेंजेस होंगे, बट नंबर फिक्स्ड है ये। और 1 डजन ऑफ अगर बनानास बोलते हैं तो उसमें 12 बनानास होंगे। तो ऐसे ही, लेकिन फायदा ये है कि नंबर इसमें फिक्स्ड है। यस मैम। हाँ, इसी का भी 1 मोल ऑफ एनी एटम। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स की, मान लो, है ना, ऐसे ही मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में मान लो हम H2O ले लेते हैं, तो 1 मोल, आप ध्यान से स्टेटमेंट देखो, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल विल बी Na मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं, अब ऑफ H2O। ये समझ आया? यस मैम। तो अब ये जो 1 मोल ऑफ ये, अच्छा इसको फिर कभी हमने कैसे, ये हो सकता है, इट इज द 1 mole of anything is this: the mass of 1 mole of a substance is equal to its atomic or molecular mass in grams. It is called molar mass of atom. तो जो हमने ये ऊपर देखे ना एटॉमिक मासेस, इनको किस में रिप्रेजेंट किया गया है? यू में। यस मैम। है ना, तो यू में रिप्रेजेंट किया गया। अगर मैं इन्हीं एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास इन ग्राम ले लूं, यू की जगह मैं ग्राम में अगर ले लेती हूँ तो वो मुझे दे देता है मोलर मास। अच्छा, मोलर मास क्या है? मास ऑफ, अगेन एंटिटी जो भी है, कार्बन जो भी एटम लेना है, इन 1 मोल, तभी तो नाम है मोलर मास। यस मैम।
तो मोलर मास का वैल्यू आपको अलग से याद नहीं करनी, अगर आपको एटॉमिक मास पता है जो कि यू में होता है, यस मैम। उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो आपको मोलर मास मिल जाएगा। मैम कैसे मैम, कोई वो बता दो या फिर? कोई भी, जैसे हाइड्रोजन का 1U क्या है, एटॉमिक मास। यस मैम। तो इसका अगर आपसे मोलर मास पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम। बस मैम ये ग्राम्स में होता है बस मैम, इसमें और बस कोई? हाँ, मोलर मास, लेकिन इसको अभी Only समझना है। grams? हाँ ओके मैम। कोई, हाँ तो दो चीजें आपको मोल कॉन्सेप्ट में जो याद रखनी है, वो एक तो है नंबर, दूसरा है जो Na की हमने बात करी, दूसरा है मोलर मास। अब इसको अच्छे से देखते हैं एक बार। 1 मोल ऑफ 1 मोल किसी भी चीज का 1 मोल इज इक्वल टू Na नंबर, यस मैम। Na नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है, और 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास के इक्वल है। यस मैम। अगर बोला जाए नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स है, नंबर पूछा जाए अगर आपसे, तो 1 मोल में नंबर होते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। और अगर मास ऑफ 1 मोल पूछा जाए तो वो मोलर मास होता है, जो कि आपका AMU से U से आपने G में जाके जो वैल्यू आप लेकर आते हो। यस मैम। तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाता है कि मोलर मास में किसी भी एलिमेंट के मोलर मास के जितना, अगर सब्सटेंस में कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम। अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर मैं उठा लूं तो उसमें मुझे कितने एटम्स मिलेंगे, Na के जितने एटम्स। Number of atoms in 1 mole is this, mass of 1 mole is this। तो यानी कि मोलर मास जो है, मोलर मास में एटम्स इतने हैं, है ना, वही मास में जब 1 मोल में मुझे नंबर इतने मिले और मास ऑफ 1 मोल इतना है, जैसे बोलते हैं ना A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, तो B इक्वल टू C, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यानी कि मोलर मास में अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो वो Na होगा। आया समझ? मैम एक बार रिपीट कर दो मैम, एक बार मैम ये वाला। आपका ऑडियो ही नहीं आ रहा। हेलो हाँ, मैम एक बार रिपीट कर दो मैम। मैम यही वाला किसी मोल। भी चीज का, हाँ कोई बात नहीं, किसी भी चीज का अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ, एक या तो आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स या मास पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे आपको जो दो चीज ध्यान रखनी है कि मान लो नंबर पूछा जाए आपको, ठीक है, तो आपको पूछा जाए कि हाउ मेनी, आपको एक नंबर दे दिया जाए, मान लो आपको दिया गया n एटम्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, और आपको बोला गया n एटम्स ऑफ कार्बन का मास बताओ। या तो आपको एटम से मास पूछेगा या मास से एटम पूछेगा, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो आपने लिखनी है कि आपको मास निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि Na एटम्स में हमारा मोलर मास जितना मास होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये Na एटम जो होते हैं वो 1 मोल में होते हैं, और 1 मोल के मास को ही मैं मोलर मास बोलती हूँ, ठीक है। आपको समझ आ रहा है? यस मैम। तो Na एटम्स में हमारे मोलर मास जितना मास होता है। अगर आपको बोला है n एटम्स का मास निकालो, तो आप क्या करोगे, आप जैसे यूनिटरी मेथड करते थे ना हम लोग,
कि ये चीज इतना इतने का है तो इतना कितने का होगा, यस मैम। है ना। तो आप सबसे पहले लिखोगे कि Na एटम्स ऑफ कार्बन जो है उसमें उसका मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम। तो फिर आप बोलोगे कि N एटम्स का मास होगा 12 अपॉन Na इंटू N, ये होगा या नहीं। यस मैम। Na एटम्स का मास कितना है, तो N एटम्स का मास 12 अपॉन Na इंटू N, ऐसे ही तो निकालते थे यूनिटरी मेथड में, इतने का प्राइस इतना है तो इतने का कितना होगा। यस मैम। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, गिवन मास सॉरी गिवन नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया था अपॉन एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू 6.022 करके है इनटू मोलर मास। और ऐसे ही आप अगर आपको बोला जाए कि मास से नंबर निकालो, कि मान लो m मास है, m मास ऑफ कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स निकालो कितने होंगे। तो मास से कार्बन में जा रहे हर चीज में आपको मोल से शुरू करना है कि मोलर मास में हमारे पास Na एटम्स है, उसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया क्योंकि अब मुझे एटम्स चाहिए, जो चाहिए होता है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं ना। तो मोलर मास में हमें Na एटम्स है, तो फिर m मास में कितने एटम्स होंगे Na अपॉन मोलर मास, इसको अगर हम कैपिटल M से डिनोट कर दे इनटू स्मॉल m। तो इसी को मैंने फॉर्मूले में लिखा हुआ है इधर, ये वाला दिख रहा है आपको। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मोल आपको करा दिया क्लास में, यस मैम। समझ आया था। मैम बहुत जल्दी जल्दी करवाया था वो तो मैम, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मैम एक्चुअली में क्या हुआ कि मैम ने 1 यूनिट करवा दी, अब मैम एग्जाम आने वाले, मैम को आगे कराना है, पर मैम को कोविड हो चुका है जो केमिस्ट्री की अच्छा टीचर है। कोई बात नहीं, चलो फिर ये मोल वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। तो अब है 52 ग्राम ऑफ हीलियम का, बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालो इसमें। यस मैम, मास दे रखा है, मोल्स निकालने हाँ, को बोल। तो हाँ मास निकाला, नंबर ऑफ मोल्स बोला, नंबर ऑफ एटम्स नहीं बोला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले तो, ठीक है। एक सेकेंड। तो अब आपको बोला है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम मोल्स फाइंड आउट करने को बोला है। तो आपको क्या पता है कि 1 मोल ऑफ हीलियम में उल्टा लिखेंगे इसको एक्चुअली, मोलर मास ऑफ हीलियम में कितने मोल्स होते हैं, जो मोलर मास होता है वो कितने मोल का होता है मास। मैम जितना हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा। नहीं, कितने मोल का, आप याद करो 1 मोल का में नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na होते हैं और मास होता है मोलर मास जितना। ये बात आप ध्यान रखो सबसे पहले कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स Na होता है और मास ऑफ 1 मोल हमेशा मोलर मास के जितना होता है। ये बात याद रहेगी। यस मैम। क्या बोला, बोलो, रिपीट करो। मैम 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। आपके ऑडियो मुझे बहुत कम आ रहा है। हेलो हाँ मैम। जी बोलो। मैम 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और मैम उसमें मोलर मास होता 1 है। मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये 6.022 10 to the power 23 एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो भी है। यस मैम। एटम्स इतने होते हैं, लेकिन 1 मोल का अगर आपसे पूछा जाए मास कितना होता है, वो मोलर मास के जितना होता है, जो कि आपको पता है क्योंकि आपको एटॉमिक मास पता है, उसी को ग्राम में लिखना होता है। यस मैम। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसमें आपसे मोल्स पूछा है और आपको मास दे दिया है,
तो आपने फिर मास और मोल को यूज करना, आपको इसकी जरूरत नहीं है Na की अभी, क्योंकि एटम्स की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, अगर मान लो आपको इसकी मोल्स की जगह उसने नंबर ऑफ एटम पूछ लिया होता, तो फिर आप मास और एटम यूज करते, मोल की जरूरत नहीं थी। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। तो आपको देखना है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है और आपको गिवन क्या है। समझ आया? मैम। तो हमें जैसे दिया है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, यस मैम। इसमें मोल्स पूछे हैं, तो हमें मोल्स वाला सबसे पहले तो मोल टू ग्राम वाला रिलेशन लिखना है। मोल टू ग्राम का क्या रिलेशन है? 1 मोल, एक सेकेंड, मोल टू ग्राम का क्या रिलेशन है? 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास, ये पता है? यस। तो 1 मोल ऑफ, एक में करके बता रही हूँ, आप नेक्स्ट वाला करोगे। 1 मोल ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मास ऑफ हीलियम के 1 मोल का मास मोलर मास ऑफ हीलियम के जितना होगा, क्योंकि मोलर वर्ड आया ही मोल से है। किसी भी चीज के 1 मोल का अगर मास निकालना है तो वो उसके मोलर मास के जितना होगा। ये बात आ रही है समझ आपको? आया या नहीं आया समझ? यस मैम। तो हमें निकालने हैं मोल्स, तो हम मोल्स को लिख देंगे उधर। तो हम ये लिखेंगे, मोलर मास कितना होता है हीलियम का बताओ? मैम 4 होता है। 4 होता है ना? यस मैम। तो हम क्या लिखेंगे कि 4 ग्राम में कितने मोल है बताओ? 4 ग्राम जो मोलर मास है उसमें मोल कितने हैं? मोलर मास में, किसी भी चीज के मोलर मास में 1 मोल होता है हमेशा, तभी तो मोलर नाम है। यस मैम। ये थोड़ा मोल वाला कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग है, ये 9th में भी था आपकी, यस इसको आप अच्छे से समझ लो क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैम। मोलर मास जो होता है ना, उसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल का मास होता है, तभी तो उसका नाम मोलर है। यस मैम। ठीक है, तो मोलर मास, 1 तो मोल के, यानी कि जो 4 ग्राम हमारा हीलियम है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम मोलर मास 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल का मास है। आपको यहाँ पे 52 ग्राम का मास मोल पूछा है ना, तो आप यस। बोलोगे कि 4 ग्राम हीलियम का जो है, जो कि मोलर मास है, उसमें तो मोल 1 मोल होता है। यस अब मैम। आपको पूछ रहा है वो 52 ग्राम में मोल्स बताओ, तो आसान है। जब आपको बताए कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में मेरा 1 मोल होता है, तो 52 ग्राम हीलियम में नहीं निकलेगा कितना होता है? निकल जाएगा। कैसे? 52/4, 4। यस मैम। मैम मैं भी वैसे कर रहा था। हाँ समझ आया आपको? यस समझना जरूरी है क्योंकि ये एक कैटेगरी है। आपको उल्टा भी पूछा जा सकता था कि ये तो 13 आया ना, मान लो आपको उल्टा पूछा 13 मोल्स आ गए, आपको ये भी बोल सकते 13 मोल्स में वेट निकालो। तो आपको ध्यान ये रखना है, मैंने आपको बोला है 1 मोल में, किसी भी चीज के 1 मोल में मास मोलर मास जितना होता है। आपने, आपको जब भी मास और मोल दिया हो, आप क्या करो, उसके मोलर मास लो और उसमें आपको बताए 1 मोल होता है, यस। तो जितना फिर मास दिया है उसके हिसाब से आप दूसरा निकालो। अच्छा, ये दूसरा जो आपको दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, लेकिन इसमें निकालो इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। यस मैम। तो ये कैसे करेंगे मुझे बताओ, थोड़ा सा मुझे आप हिंट दो, फिर मैं आगे बताती हूँ।
मैम आई थिंक मैम ये एवोगाड्रो नंबर से होगा। हाँ, एवोगैड्रोस नंबर से होगा, यस मैम। है ना? यस मैम। एक सेकेंड। तो अब कैसे करेंगे फिर बताओ, क्या लिखोगे आप? पहली स्टेटमेंट क्या लिखोगे? मैम मोलर मास में 1 मोल होता है। मास की यहाँ पे बात ही नहीं है, हमें मोल चाहिए और नंबर ऑफ एटम्स है। मैंने आपको बोला था ना कि आपने 1 मोल is Na atoms, this is molar mass। अब आपको यहाँ पे मोल पूछा है और एटम दिया हुआ है, तो आपने इन दोनों का यूज करना है। इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मास की बात हुई नहीं है। यस मैम। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें मास दिया था और मैम एटम की बात नहीं हुई थी। मोलर मास मोल बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है मैम। हाँ, वो कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आप 2-3 क्वेश्चन इसके आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये कंफ्यूजिंग है ही। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। यस मैम। तो बताओ इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपको मास दिया है तो आपके दिमाग में आना चाहिए मोलर मास। आपको एटम्स दिया है तो एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहली स्टेटमेंट ही आपने ये लिखनी है कि जो है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स में हमारा 1 मोल होता है। ये स्टेटमेंट पहले लिख लो। ऐसे ये समझ आया आपको? 1 मोल में n एटम्स होते हैं। हाँ, उल्टा लिख दिया उसी को मैंने, क्योंकि मुझे मोल निकालने हैं, तो जो निकालना है उसको मैं राइट हैंड पे रखते हैं, है ना? तो Na एटम्स में Na एटम मिलके 1 मोल बनाते हैं। ठीक है, यस मैम। तो अब इतने एटम मिलके कितना मोल बनाएगा वो नहीं निकाल पाएंगे अब? मैम निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसको नंबर लिख लेना, 6.022 into 10 to the power 23 is 1 mole. So 12.044 into 10 to the power 23 will be how many moles? बताओ कैसे क्या आएगा? 2 आएगा। इक्वल टू 2 आएगा ना? यस मैम। 044 upon 6.022 और 10 to the power 23 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 मोल्स। यस मैम। ठीक है, ये Yes. थोड़ा सा क्लियर हुआ अभी? यस मैम। मैम आपके पास अगर मैम इसके 2-3 क्वेश्चन हो या फिर मैम आपने बुक में देखे मैम। आपकी बुक में है क्वेश्चंस शायद। यस मैम। आपकी जो वो बुक दी है ना उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है, आप सॉल्यूशन मत देखना, ओके मैम। खुद सॉल्व करना। ये अभी है 1-2 क्वेश्चन नीचे और थोड़ी ना कंफ्यूजिंग बुक है मैम, उसमें क्या है मैम एक साथ बहुत ज्यादा दे रखे है ना, तो हम छांटने पड़ते हैं कि कौन से मोल्स वाले और कौन से वैसे है। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, आपको मैं या तो सेंड, ये तो 2-3 दे रही हूँ और क्वेश्चंस तो मेरे पास है, तो आपको मैं सेंड कर दूंगी। मैं पूजा मैम को सेंड कर दूंगी, वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, जब मैम फिजिक्स की और मैम ये केमिस्ट्री की मैम ये पीपीटी भी भेज देना, ताकि मैम मैं नोट्स बना सकूं, ताकि मैं बार को एग्जाम में काम आएंगे मेरे। हाँ ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ एंड मास निकालो। वो बोल रहा है मास निकालो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या है, मोल और मास वाला रिलेशन यूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे? मैम 1 मोल इक्वल टू मोलर मास, क्योंकि मैम राइट, करेक्ट। तो मास निकाला 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ N2। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपने कि N2 क्या है? इट इज नॉट एन एटम, इट इज अ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, N2 का मोलर मास क्या होगा? नाइट्रोजन का क्या होता है मोलर मास? हाँ मैम 14 into 2 28 हो गया। 28 होगा ना? यस मैम। 28 ग्राम 1 मोल का मास है। तो फिर 0.5 मोल जो कि 1/2 ही होता है ना? तो हाफ मोल का कितना हो जाएगा? 28 into 1/2, ये तो 1 ही है, विच
which is 14. समझ आया? यस मैम। अभी क्लियर हो गया चीजें थोड़ा? यस मैम। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, पार्टिकल्स हो या नंबर ऑफ एटम्स हो, ग्राम। अब पार्टिकल और मास का रिलेशन आपने देखना है, तो क्या यूज करेंगे बताओ? मैम पार्टिकल्स है और मैम एटम्स है। पार्टिकल एटम एक ही बात है। यस मैम। नंबर ऑफ पार्टिकल, इसको आप एटम ही समझ लो, नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें क्या लिखेंगे पहली स्टेटमेंट? 1 मोल इज इक्वल टू n एटम्स। यहाँ पे मोल का वर्ड ही नहीं है, तो बाकी दोनों को ले लो। ये जो आपको दिया है ना, इसमें से आप किसी भी दोनों को इक्वेट कर सकते हो। ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, और ये दोनों भी इक्वल है। ये तो आपको जो गिवन है उसके हिसाब से आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। इसको आप नोट कर लो अपनी कॉपी में। कर लिया मैम। हाँ, तो आपने इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है, और आपने देखना है किन दो चीजों को रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। मोल और एटम की बात हो रही है, मोल या मोलर मास की बात हो रही है, या मोलर मास और ये किसकी हो रही है, उन दोनों को इक्वेट कर देना है आपने। यस मैम। अब मुझे बताओ किन दोनों को इक्वेट करेंगे इसमें मैम मोलर मास की बात हो रही है 46 ग्राम। हाँ, क्या लिखेंगे बोलो? स्टेट मुझे बताओ पहली इक्वेशन। मैम मोलर मास इज इक्वल टू n एटम्स, क्योंकि मैम निकालने एटम्स है। वेरी गुड, ठीक है। तो मोलर मास इक्वल टू, तो मोलर मास ऑफ किसका? Na का मैम। हाँ, तो मोलर मास ऑफ Na कितना है बताओ? 23। यस मैम। क्योंकि एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे मैम? 46 ऑफ 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम। हाँ, मोलर मास। यस मैम। इसमें 6 मैम, इसमें Na एटम्स लेने हैं, तो मैम 6.022 to 10 की पावर 20। हाँ, मतलब मोलर मास, वो मैं समझ गया था। हाँ, मोलर मास ऑफ Na इज इक्वल टू Na एटम्स। Na ये एवोगैड्रोस नंबर, एटम्स ऑफ Na है ना, ये सोडियम। तो यानी कि कितना है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स या पार्टिकल्स, जो भी बोलना है। तो उसके बाद 46 ग्राम में तो निकल ही जाएगा, है ना? यस मैम। 46 upon 23 सॉरी हाँ upon 23 into 6.022 10 to the power 23। तो दिस इज 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा। समझ आ गया? अभी तो आपको समझ आ गया मेरे को लग रहा है। यस मैम। है ना? जो दो को रिलेट करा हो, अभी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको भेज दूंगी, आप करके मुझे सॉल्व कर वो कर देना, ठीक है? सर आई थिंक मैम 12.044 into 10 की पावर 23 आएगा मैम। क्या आएगा मैम? 12.044 into हाँ हाँ, ठीक है, वो ठीक है, आपको कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी, समझ आना चाहिए। आया समझ? यस मैम। तो अभी आप अपनी बुक से ही मोल वाले क्वेश्चन कर लेना 4-5, और नहीं हुए तो मैं भेज दूंगी, ठीक है? यस मैम। अभी एक लास्ट जो आपका बच गया है वो है मोर मॉडल। यस मैम। आपको रदरफोर्ड मॉडल वगैरह भी कराया मैम ने? यस मैम। रदरफोर्ड भी कराया, थॉमसन भी कराया, अभी वाली मैम ने। रदरफोर्ड मैम ने कराया आई थिंक था मैम ने शायद समझाया था, उसे थोड़ा बताया था। हाँ, लेकिन तो वो आपके एग्जाम में तो नहीं है, पर रदरफोर्ड का थोड़ा आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, है ना?
यस मैम, उन्होंने मैम गोल्ड फॉइल लगाकर मैम पार्टिकल पास थ्रू करवाए थे। राइट। तो उसने क्या चीज डिटेक्ट करी थी कि न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। उससे पहले थॉमसन का जो मॉडल था उसने बोला था एक प्लम पुडिंग की तरह सारी तरफ फैले हुए हैं और Yes. जो पॉजिटिव मास है वो पूरे में, जैसे रेड कलर तरबूज के अंदर रेड होता है वैसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल वाला करा तो उसमें देखा कि जो प्रोटॉन जो अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव होता है वो अगर सारी जगह पॉजिटिव था तो सब जगह से रिपेल करता, लेकिन वो सिर्फ सेंटर से रिपेल कर रहा था। यस मैम। तो इसलिए उसने कहा कि पॉजिटिव सिर्फ सेंटर पे है, सारी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रदरफोर्ड ने। लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन तो करा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड के में प्रॉब्लम ये थी, उसने बोला था कि जैसे हमारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड घूमते हैं, ऐसे ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, है ना। ये उसने एक्सप्लेन किया ऑर्बिट्स में। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना हायर स्टडीज में, तो उसमें देखा जाता है कि जो भी चार्ज वाला पार्टिकल है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन है जिसमें चार्ज है, अगर वो सर्कुलर मोशन में जाता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी फेंकता है, ईएम एनर्जी, रेडिएशन फेंकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोलता है। तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर देगा तो वो तो गिर जाएगा न्यूक्लियस पे, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस पे गिरेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। एटम्स, अगर ऐसा होता तो फिर वो एटम तो कोलैप्स कर जाएगा। तो इस स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, तो देन केम बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो उसने फिर कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो पोस्टुलेट क्या होते हैं कि हम कुछ रूल्स बना दिए हमने कि, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी है मैटर हमारे अराउंड है या लॉज है, सब नेचर से गवर्न है। तो फिर उसने सोचा अगर ये नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब शायद ऐसा होगा, तो उसने ना ये पोस्टुलेट्स दिए। अब ये पोस्टुलेट तो ऐसा होता है, पोस्टुलेट पहले दिए जाते हैं, ऐसा उनका कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं होता। अगर आपने उनको गलत प्रूफ कर दिया तो फिर हम उनको निग्लेक्ट करेंगे। तो उसने सोचा कि अगर आप स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहला पोस्टुलेट दिया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। कोई भी रैंडम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, कुछ स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स है, तो उसका कुछ मोमेंटम वगैरह, एंगुलर मोमेंटम और वो एटम नंबर था, वो आपके में सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सिर्फ पढ़ना है आपको इसको। इसका आपका हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम तो नहीं कराया ना मैम ने? आपको स्पेक्ट्रम कराया है, वो जो n स्क्वायर, n1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर से एनर्जी निकालते हैं। यस मैम। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कराया है आपके सिलेबस में तो नहीं है? आप मुझे देख के बताना एक बार। मैम डिटेल में नहीं पढ़ा है मैम ने, बट मैम ने बताया था कि n1 एनर्जी, n2 एनर्जी, मैम जितनी एनर्जी आप लगाओगे मैम वो उतना ही मतलब दूर जाएगा, ऐसे कर मैम ने समझाया था मैम। अच्छा ठीक है, तो वो अगर आपको डिटेल में समझना होगा बता देना, क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव था तो मैंने सिर्फ क्वालिटेटिव अभी समझा रही हूँ आपको कोई डाउट हुआ स्पेसिफिक आप भेज देना, ठीक है। तो दूसरा उसने जो पोस्टुलेट दिया, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, क्योंकि ये रेडिएट करने से ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने बोला नहीं कर रहे होंगे रेडिएट, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग लॉज, वो नॉर्मली जैसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वैसे नहीं बिहेव कर रहे। लेकिन हम फिर बाद में देखेंगे कि बोर मॉडल में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, कि वो एटॉमिक लेवल पे जा रहा था और वो नॉर्मल जैसे हम रोजमर्रा के बड़े पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं वही रूल वहां लगा रहा था, तो उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। तो अभी के लिए उसने जो शुरू में पोस्टुलेट दिया, लेकिन ये पोस्टुलेट से कई चीजें सही साबित हुई, कई एक्सपेरिमेंट्स करे
तो वो एग्रीमेंट में आ गया, जो रदरफोर्ड में नहीं हो रहा था। मैम ये जब हम postulates पढ़ा रहे मैम ये रदरफोर्ड के है। क्या बोला, आवाज नहीं आई। मैम ये जो postulates है मैम ये बोर के है कि मैम रदरफोर्ड के है? नहीं, ये बोर बोर मॉडल की है। रदरफोर्ड का तो सिर्फ मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि उसकी वजह से बोर को समझाना पड़ा। ओके मैम। आपके सिलेबस में स्ट्रिक्टली आपके सिलेबस से जा रही हूँ, उसमें सिर्फ बोर मॉडल है। मैम सिर्फ 2 ही postulates है मैम बोर मॉडल के? बेसिकली तो हाँ, ये 2 ही है। अगर मैम एग्जाम में पूछा जाए तो मैम सिर्फ हमें 2 ही लिखने हैं? हाँ, 2 ही है। इसके अलावा तो आपको बुक में कोई और दिखा, क्योंकि बुक से ही मैंने लिया है, उसमें तो 2 ही अभी। बोर के तो 2 ही है कि ऑर्बिट सेम होने चाहिए। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने लॉ दिया हुआ है कि Okay, ये जो आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी उसने बताया था। ये Yes, रूल्स है। ये जो आया है आगे का, ये पोस्टुलेट पे बेस्ड है, ठीक है। okay. These orbits or shells are called energy levels. Energy levels in an atom are shown below. तो उसने बोला कि ऐसे ऑर्बिट्स में जाते हैं, और इन ऑर्बिट्स का, ये स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हैं। तो सेंटर में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है और ऑर्बिट्स है चारों तरफ। और उसने बोला ये ऑर्बिट्स को उसने नंबर्स दे दिए, और ये बोला इनमें जो है रिप्रेजेंटेड, इनको KLMN से डिनोट कर दिया, और इनको नंबर दे दिए 1 2 3 4 ऐसे करके, KLMN शेल। Yes, मैम। ठीक है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ। अब Yes, बात मैम। आती है कि चलो ऑर्बिट तो है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का, कैसे कैसे बांटे जाएंगे, है ना। तो फिर उसके लिए रूल्स उसने बताए। तो the following rules are followed for writing the number of electrons in different energy level. तो पहला रूल क्या है कि the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square. Yes, मैम। ये तो पता ही होगा आपको पहले ही, है ना, where n is the orbit number और energy level index. Yes, तो मतलब अगर K शेल है उसका n नंबर 1 है, तो n स्क्वायर 1 2, मतलब उसमें मैक्सिमम, याद रखना मैक्सिमम, जरूरी नहीं उतने ही आएंगे, उससे कम भी आ सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते। yes, मैम। मैम और ऐसे दूसरा, हाँ बोलो। सेल में मैम दे रखा है जैसे 9, तो मैम 18 दे रखा है 30। हम अलॉट मैम सिर्फ डालते 8 ही सेल्स है। हाँ, जैसे मैम LM है तो मैम L में हाँ, दे तो 18 रखा है, पर मैम डालते उसके अंदर सिर्फ 8 ही है मैम। हाँ, तो वही तो सेकंड वाला पॉइंट पढ़ो, इधर इम्पोर्टेंट है। यस मैम। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. अब आप जिसकी बात कर रहे हो उसके आउटर मोस्ट में मतलब आप बोल रहे हो उसकी कैपेसिटी तो 8 से ज्यादा है, लेकिन उसने बोला है कैपेसिटी तो ठीक है, लेकिन अगर लास्ट वाला शेल जिसमें आप भर रहे हो, अगर वो आउटर शेल हो रहा है, तो उसमें 8 से ज्यादा फिर नहीं आ सकते, फिर आप 8 के अलावा बाकी निकाल के दूसरी जगह डालो। यस समझ मैम। रहे हो। मान लो ऐसा होता कि 2 8, फिर नेक्स्ट वाले में कितना आता है, थर्ड वाले में कितना आएगा, 3 18 है ना। मान लो 18, आप बोल रहे हो उसमें 18 मैक्सिमम होता है, एक सेकंड, 18 मैक्सिमम होता है ना, और आप बोल रहे हो सिर्फ 8 ही भरते हैं, लेकिन अगर उसमें 80 लास्ट वाले में कितना आ जाएगा, 2 8, या कौन से एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हो आप। नियॉन। नियॉन क्या होता है उसका वो, मैम एटॉमिक नंबर 10 होता है। हाँ 10 नहीं, आर्गन नियॉन 18 होता है उसका शायद। मैम किसका? आर्गन का 10 होता है ना, आर्गन का 18 होता है, 18 होता है। नियॉन का 10 है तो ठीक है, फिर 2 8। यस मैम। है ना। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि वो वाला केस इसी की वजह से, अगर आपने भर दिया और लास्ट वाला ऑर्बिट जो आपका आया, अगर भरने के बाद लास्ट ऑर्बिट में अगर आपके 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, भले ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, अगर मान लो उसके बाहर एक और ऑर्बिट है, तब आप अंदर वाले में फिर हम में भी फिल कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन जो बाहर बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। पहला रूल तो है, बट वो इसके अकॉर्डिंग्स में काम करना चाहिए सेकंड वाले,
नहीं तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा होगा ना कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। देखो ये एटम्स हम तो बनाते नहीं, एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने स्टडी करना था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे आपने बोला, उन्होंने पहले ये सेकंड वाला रूल नहीं सोचा होगा, ठीक है, उन्होंने पहले जैसे 2n² के तरीके से फॉलो किया, लेकिन आप जो अभी कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हो, फिर उन्होंने उसका कॉन्फ़िगरेशन देखा, उन्होंने बोला इसमें तो 288 भले ही इसका कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जब उस एटम को स्टडी किया होगा ना, तो उसमें देखा कि भले ही इसका कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन इसमें 8 ही डाले हुए। तो फिर ये रूल निकाला कि ठीक है, ये तो ठीक है 2n², लेकिन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एटम ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ये रूल हमने डिस्कवर करे, हमारा इसमें कोई बस नहीं चलता, वो एग्जिस्ट ही ऐसे करते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, हम सिर्फ उनको स्टडी कर सकते हैं ना, और स्टडी करके उन्होंने बोला ये जो रूल है ना, ये नेचर फॉलो करता है, एटम को भरने के समय कुछ नेचर के रूल्स होंगे ना, वो ये रूल्स है, ये रूल्स उन्होंने डिस्कवर करे। और थर्ड जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, और जब तक अंदर वाला नहीं भरेगा तो बाहर नहीं डाल सकते, ये तो आपको पहले पता होगा। दैट इज शेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, टाइम काफी हो गया। आप मुझे फुल देन व्हाट वुड बी ये वाला बता दो, क्लोरीन और आर्गन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, सोडियम भी है मैम, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन होता है। तो आप सोडियम और क्लोरीन का मुझे करके दिखा दो अभी। मैम आता सोडियम का, होगा ना आपको? मैम सोडियम 281। हाँ 281, तो ये तो आपको सिंपल ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ KL, हमारे शेल्स होते हैं KLMN, वो बोल रहा है इफ KL shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in the atom? मैम 10। 10 है ना, सिंपल है। सिंपल है मैम। और वही नहीं, तो ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है? जो पढ़ा है हमने मोल वाला, आप 4-5 क्वेश्चन कर लेना, समझ तो आपको आ गया ना?